नमस्कार साथियों। स्केल अप गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। सो दिस इज द डेली न्यूज़ एनालिसिस जिसमें कि हम 13 जनवरी 2026 के काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स को काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशंस ज्योतिरादित्य सिंधिया announced the launch of Speed Post 24 and Speed Post 48 सर्विसेज। तो बेसिकली यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशंस ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने स्पीड पोस्ट 24 सर्विसेज एंड स्पीड पोस्ट 48 सर्विसेज का उद्घाटन किया, उसको लॉन्च किया। अब व्हाट इट इज इसको समझते हैं। तो स्पीड पोस्ट 24 का मतलब है जो भी पोस्ट है आपका, सो द डिलीवरी हैज टू बी विद इन 24 आवर्स। सो दैट्स वाई द नेम इज स्पीड पोस्ट 24, डिलीवरी विद इन 24 आवर्स। एंड वी ऑल्सो हैव स्पीड पोस्ट 48, इसका भी उद्घाटन किया। इसका मतलब है डिलीवरी विद इन 48 आवर्स। तो बेसिकली एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट हमको पता चला है कि भारत में स्पीड पोस्ट 24 एंड स्पीड पोस्ट 48 का लॉन्च हुआ है, जहाँ पे कि स्पीड पोस्ट 24 के तहत डिलीवरी विल बी डन विद इन 24 आवर्स, एंड विद अंडर द स्पीड पोस्ट 48 डिलीवरी विल बी डन विद इन 48 आवर्स। ये जो भी अनाउंसमेंट है, सो इट वाज मेड ड्यूरिंग अ प्रोग्राम इन पिचौर, विच इज इन शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो बेसिकली यहाँ पे हमको एक इम्पॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है, दैट इज इंडिया पोस्ट मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स। तो बेसिकली इंडिया पोस्ट मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स का मतलब यही है कि जो भारत का जो डाकिया है, जो पोस्टल सर्विसेज है, उसको मॉडर्नाइज करना है। एंड उस एफर्ट्स के तहत स्पीड पोस्ट 24 एंड स्पीड पोस्ट 48 का लॉन्च किया गया। एंड द वन ऑफ द प्राइम गोल ऑफ इंडिया पोस्ट मॉडर्नाइजेशन एफर्ट इज टू प्रोवाइड फास्ट, रिलायबल एंड पंचुअल डिलीवरी फॉर मेल्स एंड पार्सल्स। सो इंडिया पोस्ट मॉडर्नाइजेशन एफर्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि द डिलीवरी फॉर मेल्स एंड पार्सल्स शुड बी मेड फास्ट, रिलायबल एंड पंचुअल। अब ये जो स्पीड पोस्ट 24 एंड स्पीड पोस्ट 48 है, इसके अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें, सो दे सेट न्यू स्टैंडर्ड इन टाइम बाउंड पोस्टल डिलीवरी। क्योंकि अगर हम टाइम बाउंड पोस्टल डिलीवरी की बात करें तो वहाँ पे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। काफ़ी बार काफ़ी अर्जेंट डॉक्यूमेंट्स आपको टाइमली मैनर में डिलीवर करने होते हैं। तो इट सेट्स अ न्यू स्टैंडर्ड, क्योंकि यहाँ पे एक डेडलाइन स्पेसिफाइड है कि 24 घंटे के अंदर अंदर डिलीवरी होके रहेगी। सो टाइम बाउंड पोस्टल डिलीवरी। सो these new launches, these modernization efforts, they set new standards in time bound postal delivery. एंड अगर हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करें, लाइक अगर हम टाइम बाउंड पोस्टल डिलीवरी की बात करें, तो इट इज़ क्रूशल फॉर many of the businesses in, it is crucial for urgent document delivery, and it is also crucial for e-commerce shipments. एंड यहाँ पे एक और हमको बहुत इंपॉर्टेंट बात ये डिस्कस करनी है, जो इंडिया का जो डाकिया का मॉडर्नाइजेशन एफर्ट है, उसका एक और गोल है टू गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ मॉडर्न लॉजिस्टिक एंड डिलीवरी नेटवर्क टू compete विद प्राइवेट कोरियर्स। तो ये काफ़ी एक अच्छा कदम हम कह सकते हैं। तो बेसिकली ज्योतिरादित्य सिंधिया के अंदर, लाइक अंडर अंडर हिम, लाइक ही इज द यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशंस। भारत में इंडिया पोस्ट मॉडर्नाइजेशन एफर्ट हो रहा है, जो डाकिया है,
उसको मॉडर्नाइज करने का एफर्ट किया जा रहा है. सो द आइडिया इज टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ मॉडर्न लॉजिस्टिक्स एंड डिलीवरी नेटवर्क एंड टू मेक इट compete विथ प्राइवेट couriers. जिससे होगा क्या, देखो, इसको काफी बिजनेस मिलेगा ना, रेवेन्यूज जनरेट होंगे. तो सरकार के लिए फायदा ही होगा, क्योंकि भाई ये तो सरकारी सर्विस हो गई. तो अगर सरकारी सर्विस अच्छी होगी तो फिर लोग प्राइवेट सर्विसेज की तरफ क्यों जाएंगे. सो स्पीड पोस्ट 24 एंड स्पीड पोस्ट 48, इट इज सेटिंग न्यू स्टैंडर्ड्स इन टाइम बाउंड postal delivery. Now we will discuss the next news update. The National Highway Authority of India, NHAI. So it has achieved 4 Guinness World Records during construction of the Bengaluru Kadapa Vijayawada Economic Corridor, which is also called as NH, that is National Highway 544G. तो बेसिकली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिसेंटली 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर. विजयवाड़ा की स्पेलिंग में थोड़ी सी सही कर देता हूँ. एंड इसको NH 544G भी कहते हैं. नाउ लेट अस लुक एट द रिकॉर्ड्स वन बाय वन. तो जो पहला रिकॉर्ड है, दैट इज लॉन्गेस्ट continuous laying of between bituminous concrete within 24 hours. तो पहला जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो ये है, द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस लेइंग ऑफ बिटुमिनस कॉन्क्रीट विद इन 24 आवर्स. तो मतलब विद इन 24 आवर्स जो सबसे लंबा ये कॉन्क्रीट की जो लेइंग है उसको करने का रिकॉर्ड. एंड अगर हम इसको थोड़ा क्वांटिफाई करें तो 28.89 लेन किलोमीटर. तो 28.89 लेन किलोमीटर का मतलब क्या समझते हैं. इट इज इक्विवेलेंट टू अ 3 लेन वाइड 9.63 किलोमीटर स्ट्रेच. सो जो पहला गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाया है ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर इज 24 घंटे के अंदर जो सबसे लंबा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस लेइंग ऑफ बिटुमिनस कंक्रीट का जो रिकॉर्ड है वो इनके पास आ गया. इन्होंने वो रिकॉर्ड सेट कर दिया. तो 28.89 लेन किलोमीटर का एक कंटिन्यूअस कंक्रीट बिछाया विद इन 24 आवर्स. अब अगर हम दूसरे रिकॉर्ड की बात करें, द सेकेंड गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड, दैट इज द हाइएस्ट क्वांटिटी ऑफ बिटुमिनस कंक्रीट लेड continuously in 24 hours. तो within 24 hours highest quantity of bituminous concrete का भी रिकॉर्ड बना लिया गया. and what is that quantity? that is 10,655 metric ton. तो within 24 hours 10,655 metric tons of bituminous concrete was laid during the construction of Bengaluru Kadapa Vijayawada Economic Corridor, that is NH 544G National Highway, and it is like a Guinness World Record which is set by the National Highway Authority of India. अगर हम तीसरे रिकॉर्ड की बात करें, that is continuous laying of 57,500 metric tons of bituminous concrete across multiple sections. So basically, during the construction of Bengaluru Kadapa Vijayawada Economic Corridor, that is NH 544G National Highway, National Highway Authority of India, they continuously laid down 57,500 metric tons of bituminous concrete, जो कि अब तक का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है. अभी तक किसी भी नेशनल हाईवे को बनाने में पूरे वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पे हम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, हम इंडिया के रिकॉर्ड की बात नहीं कर रहे, हम
विश्व की। तो पूरे वर्ल्ड में अभी तक किसी भी नेशनल हाईवे को बनाने में इतना ज्यादा कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं करा गया। 57,500 मेट्रिक टन्स। तो बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक नेशनल हाईवे है, क्योंकि ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस 4 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए। एंड द फोर्थ वर्ल्ड रिकॉर्ड इज continuous paving of 156 lane kilometers, surpassing the previous record of 84.4 lane kilometer. So the fourth Guinness World Record is continuous paving of 156 lane kilometers, surpassing the previous record of 84.4 लेन किलोमीटर। तो कितना डिफरेंस है? पिछला जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था दैट वाज 84.4 लेन किलोमीटर, और बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर NH544G का जब निर्माण किया गया तो उसमें द कंटिन्यूअस पेविंग वाज ऑफ 156 लेन किलोमीटर्स। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने एक नया बेंचमार्क सेट किया है वाइल कंस्ट्रक्टिंग बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर NH544G। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ये एक नेशनल हाईवे है, क्योंकि ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस 4 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए। सो लॉन्गेस्ट continuous laying of bituminous concrete within 24 hours, highest quantity of bituminous concrete laid continuously in 24 hours, continuous laying of 57,500 metric tons of bituminous concrete, and continuous paving of 156 lane kilometers. So now we'll look into the next news update. So the Kerala government officially renamed the RLM Wildlife Sanctuary as the RLM Butterfly Sanctuary. तो बेसिकली खबर ये है कि जो केरला की स्टेट गवर्नमेंट है उसने RLM वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम बदल दिया, एंड इट ऑफिशियली रीनेम्ड इट एज RLM बटरफ्लाई सेंचुरी। तो इस न्यूज को समझने से पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड RLM वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लेट अस गेट सम इनसाइट्स अबाउट दिस RLM वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये जो सेंचुरी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी LLM, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1984। तो ये काफी पुरानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। 1984 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। अगर हम इसके इकोलॉजी की बात करें, इट कवर्स अबाउट 55 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ ट्रॉपिकल एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो RLM वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात करें, बहुत पुरानी सेंचुरी है, 1984 में इसको एस्टैब्लिश किया गया। इट कवर्स अबाउट 55 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ ट्रॉपिकल एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो काफी एक बड़ी सेंचुरी है, क्योंकि 55 किलोमीटर स्क्वायर इज लाइक अ वेरी बिग एरिया। दिस सेंचुरी इज लोकेटेड इन कन्नूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, एंड इट इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न घाट्स। तो ये जो RLM वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इट इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न घाट्स, दैट इज इट इज लोकेटेड इन केरला, कन्नूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। So that is on the Western Ghats. So ये जो RLM wildlife sanctuary है, it is basically a global biodiversity hotspot, and it is also recognized under UNESCO World Natural Heritage Site. तो ये जो RLM wildlife sanctuary है, हम देख सकते हैं कितनी बड़ी है ये, 55 किलोमीटर स्क्वायर। So it is a global biodiversity hotspot and it is even recognized under UNESCO World Natural Heritage. तो जब भी यूनेस्को वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज का आपको एक एग्जांपल देना है, यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ द RLM वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो हमको RLM वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पूरी अच्छी एक मतलब एक बेसिक लेवल की जानकारी मिल गई। ये इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1984। इट इज लोकेटेड इन Kannur district of Kerala, which is located on the Western Ghats. It covers about 55 किलोमीटर स्क्वायर, एंड वहाँ पे अगर हम उसके इकोलॉजी की बात करें तो
It consists of tropical forest and semi-evergreen forest, and it's a global biodiversity hotspot, and it is recognized under UNESCO World Natural Heritage. अब अगला जो महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इसको रीनेम क्यों किया गया, क्योंकि इतनी पुरानी ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इतनी बड़ी सेंचुरी है, इसका नाम एरएलएम बटरफ्लाई सेंचुरी क्यों किया गया, उसको अभी हम डिस्कस करते हैं, वाई इट वाज रीनेम्ड। तो अगर हम रीनेम की बात करें, सो स्टेट बोर्ड, like there was recommendation, so it was renamed based on the recommendations of the state board for wildlife। तो स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने रिकमेंड किया था इसको रीनेम करने के लिए, एंड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज आरएलएम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज रीनेम्ड एज आरएलएम बटरफ्लाई सेंचुरी। एंड यहाँ पे हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी समझ में आ रही है, ये जो नाम नाम से हमको बिल्कुल समझ में आ रहा है कि हम बटरफ्लाई पे एम्फसाइज कर दें। सो द नेम रिफ्लेक्ट्स यूनिक बटरफ्लाई हैबिटेट स्टेटस, यूनिक बटरफ्लाई हैबिटेट स्टेटस, एंड ऑल्सो इट वॉज रीनेम्ड टू प्रोटेक्ट बटरफ्लाई बायोडाइवर्सिटी। तो बेसिकली अब हमको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई कि द एरएलएम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि कन्नूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में है, वहां पे बटरफ्लाई का एक आपको सिग्निफिकेंस दिख रहा है, इसीलिए उसको रीनेम कर दिया गया। इट इट कंसिस्ट ऑफ यूनिक बटरफ्लाई हैबिटेट, एंड टू प्रोटेक्ट द बटरफ्लाई biodiversity, the state board for wildlife of Kerala, it recommended the rename, and hence it was renamed as the RLM butterfly sanctuary। तो अब हमको ये बात समझ में आ गई, अगर आपको एक एग्जाम्पल देना है ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज, देन यू शुड से द एरएलएम बटरफ्लाई सेंचुरी एंड नॉट द एरएलएम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्योंकि इट इज ऑफिशियली रीनेम्ड नाउ, ऑफिशियली इट इज रीनेम्ड एज एरएलएम बटरफ्लाई सेंचुरी। अब हम अगले खबर की तरफ रुख करते हैं। मुफ्ती नूर अहमद नूर हैज टेकन चार्ज as charge the affairs, that is CDA, of the अफगानिस्तान एम्बेसी इन इंडिया। तो इस खबर को समझते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि तालिबान ने अफगानिस्तान को टेक ओवर कर लिया था, मतलब अभी भी कर रखा है। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया हैज नॉट ग्रांटेड ऑफिशियल रिकॉग्निशन टू द तालिबान गवर्नमेंट। तो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो तालिबान गवर्नमेंट है, इट टुक ओवर अफगानिस्तान, तालिबान टुक ओवर अफगानिस्तान इन अगस्त 2021। तो अगस्त 2021 में तालिबान टुक ओवर अफगानिस्तान एंड तालिबान ने अपनी सरकार बना ली, एंड इंडिया हैज नॉट स्टिल ग्रांटेड ऑफिशियल रिकॉग्निशन टू द तालिबान गवर्नमेंट, बट इंडिया इज मेंटेनिंग डिप्लोमेटिक टाइज। इंडिया मेंटेन्स प्रैक्टिकल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट विद तालिबान। तो भारत ने तालिबान गवर्नमेंट को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया है, मान्यता नहीं दी है, बट इंडियन गवर्नमेंट इट मेंटेन्स प्रैक्टिकल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट विद तालिबान गवर्नमेंट, एंड उसके तहत अफगानिस्तान एम्बेसी इन इंडिया इज स्टिल ऑपरेशनल, एंड मुफ्ती नूर अहमद नूर ये तालिबान के सीनियर ऑफिशियल है। ही बिकेम द सीडीए ऑफ द अफगानिस्तान एम्बेसी इन इंडिया। अभी 2025 में आपने देखा होगा कि तालिबान गवर्नमेंट के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर खान मुत्तकी, वो दिल्ली आए थे, वो इंडिया आए थे, एंड उन उनके विजिट में मुफ्ती नूर अहमद नूर वाज आल्सो प्रेजेंट। ही आल्सो visited India in 2025, and now he took charge as CDA of the Afghanistan embassy in India। तो अब हमको इस न्यूज से दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली। पहली तो ये कि
तालिबान टुक ओवर अफगानिस्तान इन अगस्त 2021, तो तालिबान सरकार बनी। इंडिया हैज नॉट ग्रांटेड ऑफिशियल रिकॉग्निशन टू द तालिबान गवर्नमेंट। इंडिया जस्ट मेंटेन्स प्रैक्टिकल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट। तालिबान सरकार के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, ही इज आमिर खान मुत्तकी। एंड भारत में लाइक अफगानिस्तान एम्बेसी इन इंडिया इज स्टिल ऑपरेशनल। एंड मुफ्ती नूर अहमद नूर, जो कि सीनियर तालिबान के ऑफिशियल है, ही इज द चार्ज डी अफेयर्स CDA इन द अफगानिस्तान एम्बेसी इन इंडिया। अब हम अगले खबर की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया इनॉग्रेटेड द सेकेंड बैले ब्रिज इन श्रीलंका। तो भारत की सरकार ने श्रीलंका में सेकेंड बैले ब्रिज का इनॉग्रेशन किया। अब इस खबर को समझने के लिए सबसे पहले हमको बैले ब्रिज समझना पड़ेगा। ये बैले ब्रिज क्या चीज है? व्हाट इज दिस बैले ब्रिज? लेट अस अंडरस्टैंड दैट। तो अगर हम बैले ब्रिज की बात करें, सो दीज ब्रिज वे डेवलप्ड ओरिजिनली ड्यूरिंग World War II. What are ballet bridges? They are basically portable, prefabricated, and truss bridges, which are designed for rapid assembly without heavy equipment. तो अगर हम बैले ब्रिज की बात करें, it was developed originally during World War II. It is portable prefabricated truss bridges, which is designed for rapid assembly without heavy equipment. So ballet bridges can be transported very easily via air, sea और रोड। मतलब बैले ब्रिज स्पेशल प्रकार की ब्रिज होती है जो कि कंपोनेंट की असेंबली से बनती है। तो हम इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को बहुत इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं वाया एयर, सी एंड रोड। एंड बैले ब्रिजेस कैन बी असेंबल्ड इन रिमोट एंड डिफिकल्ट टेरेन्स। अगर हम बैले ब्रिज की बात करें, इट इज आइडियल फॉर डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस एंड इट इज आइडियल फॉर मिलिट्री ऑपरेशंस। तो वो वॉर वगैरह में काफ़ी यूज होता है। तो हमने देखा ना, इट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड ड्यूरिंग World War II। तो जहाँ साइक्लोन्स वगैरह काफ़ी प्रोन होते हैं या किसी दूसरे प्रकार का डिजास्टर आ सकता है, वहाँ पे ये ब्रिजेस आइडियल हैं, या फिर मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए ब्रिजेस आइडियल हैं। तो बैले ब्रिज हमने देखा, बैले ब्रिज बेसिकली पोर्टेबल प्री फैब्रिकेटेड ट्रस ब्रिजेस। इसका मतलब प्री फैब्रिकेटेड होता है, बस कंपोनेंट्स को असेंबल करना होता है, जिसकी वजह से बहुत इजीली इसको आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। लाइक एक बार आपने ब्रिज बना दिया, उसको आप डिसेंबल करके सारे कंपोनेंट्स को पैक करके आप उसको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हो। इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड, इट कैन बी असेंबल्ड, and it is designed for rapid assembly without heavy equipment, and it can be assembled in remote and difficult terrains also. So that is बैले ब्रिज। तो भारत ने श्रीलंका में दूसरा बैले ब्रिज का इनॉग्रेशन किया है। तो पहले से ही श्रीलंका में एक बैले ब्रिज है और भारत ने दूसरा बैले ब्रिज बनाया है श्रीलंका में। तो बैले ब्रिज क्या होता है वो तो समझ में आया। अब हम ये समझते हैं कि भारत ने श्रीलंका में बैले ब्रिज क्यों बनाया। भाई, भारत श्रीलंका में ब्रिज क्यों बना रहा है वो भी समझना जरूरी है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो लेट अस अंडरस्टैंड दैट व्हाई श्रीलंका। सो द ब्रिज इज अ पार्ट ऑफ, ये जो ब्रिज बनाया है भारत ने, इट इज द पार्ट ऑफ इंडियाज कॉम्प्रहेंसिव रिकंस्ट्रक्शन असिस्टेंस फॉर साइक्लोन दित्व। तो हमने ऑलरेडी देखा कि बैले ब्रिज इज आइडियल फॉर डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस आल्सो। तो श्रीलंका इज प्रोन टू साइक्लोन दित्व। तो साइक्लोन दित्व के लिए लाइक ये बनाया गया है, जिससे कि आइडिया क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। लाइक द व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस ब्रिज इज रिस्टोरिंग क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी फॉर अफेक्टेड कम्युनिटीज। तो ऐसे रीजन्स जहाँ पे कि साइक्लोन दित्व का कहर है, तो वहाँ पे
अगर देखो नॉर्मल ब्रिज बनाया जाता तो वो तो बहुत इजीली टूट जाता, बट बैले ब्रिज की खासियत ही ये है कि इट इज प्रोन टू डिजास्टर्स, क्योंकि इसको बहुत इजीली हम असेंबल डिसेंबल कर सकते हैं। तो बैले ब्रिज बनाया गया टू रिस्टोर क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी फॉर अफेक्टेड कम्युनिटीज। तो साइक्लोन दित्व ने जो तबाही मचाई श्रीलंका में, सो एज पार्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन असिस्टेंस, सो इंडियाज कॉम्प्रहेंसिव रिकंस्ट्रक्शन असिस्टेंस फॉर साइक्लोन दित्व, उसके तहत इस ब्रिज को बनाया गया। एंड द आइडिया इज टू रिस्टोर द क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी फॉर अफेक्टेड कम्युनिटीज। अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात हमको समझनी है। इंडियन हाई कमिश्नर संतोष झा, उन्होंने ये भी एक अनाउंसमेंट किया है। तो इंडियन हाई कमिश्नर संतोष झा, ही अनाउंस्ड इंडिया's USD 450 million assistance package for rebuilding श्रीलंका। तो साइक्लोन प्रोन श्रीलंका को रीबिल्ड करने के लिए भारत सरकार ने 450 यूएस, लाइक 450 मिलियन US डॉलर्स, तो भारत ने एक बहुत बड़ा असिस्टेंस पैकेज दिया है फॉर रीबिल्डिंग श्रीलंका। अब हम अगले खबर की तरफ रुख करते हैं। फॉर्मर इंडियन हॉकी प्लेयर दविंदर सिंह गरचा passed away at the age of 74। तो फॉर्मर इंडियन हॉकी प्लेयर दविंदर सिंह गरचा passed away at the age of 74। तो अगर हम इनके बारे में थोड़ा और जाने, दविंदर सिंह गरचा, ये तो बात पता चल गई कि ही इज अ फॉर्मर इंडियन हॉकी प्लेयर। सो बेसिकली ही वाज द मेंबर ऑफ इंडियाज लास्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल विनिंग मेंस हॉकी टीम। एंड ये जो ओलंपिक था, दैट वाज 1980 मॉस्को ओलंपिक्स। मतलब ये दविंदर सिंह जी, ही वाज द मेंबर ऑफ इंडियाज मेंस हॉकी टीम इन 1980 मॉस्को ओलंपिक्स, जहाँ पे कि भारत की मेंस हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। एंड इन द 1980 मॉस्को ओलंपिक्स, एंड उसके बाद भारत कभी भी गोल्ड मेडल अभी तक नहीं जीत पाया इन द हॉकी। सो इट इट इज इंडियाज लास्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल विनिंग मेंस हॉकी टीम। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि 1980 के बाद भारत की जो मेंस हॉकी टीम है, उसके बाद वो कभी भी ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई। तो 1980 का जो मॉस्को ओलंपिक्स हुआ था, उसमें भारत की मेंस हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। 1980 के मॉस्को ओलंपिक्स में भारत की हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। एंड दविंदर सिंह गरचा was the member of that team. He is also a recipient of the ध्यान चंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन टू द स्पोर्ट्स। तो इनको ध्यानचंद अवार्ड भी मिल चुका है। अब हम बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो लॉन्च्ड PSLV C62 मिशन। तो बेसिकली इसरो ने PSLV C62 को लॉन्च किया। तो सबसे पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस PSLV इज। एक PSLV C62 ये क्या चीज़ है? तो अगर हम PSLV के फुल फॉर्म की बात करें, इट इज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये एक लॉन्च व्हीकल है PSLV। तो लॉन्च व्हीकल का मतलब इट इज यूज टू कैरी एंड लॉन्च सैटेलाइट्स। ये एक लॉन्च व्हीकल है। सो इट्स अ लॉन्च व्हीकल known for used to launch civilian, commercial and scientific satellites। अगर हम थोड़ा और टेक्निकलिटी डिस्कस करें,
So basically it is the PSLV C62 is the 64th flight of the vehicle, and PSLV C62 it uses PSLV DL configuration with the two solid strap on motors for enhanced lift capacity, for enhanced lift capabilities. तो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने PSLV C62 को लॉन्च किया. इट्स अ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. तो ये एक लॉन्च व्हीकल है. इट इज द 64th फ्लाइट ऑफ द व्हीकल and it uses PSLV DL configuration with two solid strap-on motors for enhanced lift capability. अब अगर हम लॉन्च की बात करें, अभी तो हमने PSLV C62 के बारे में डिस्कस किया, अब हम लॉन्च को डिस्कस करते हैं. तो इफ वी टॉक अबाउट द लॉन्च, so the launch was on 12th January 2026. तो 12 जनवरी को ये लॉन्च हुआ एंड डेफिनेटली इज अ फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च ऑफ 2026. तो PSLV C62 तो एक लॉन्च व्हीकल है. इसने कौन सी सैटेलाइट को लॉन्च किया? तो अगर हम सैटेलाइट लॉन्च की बात करें, EOSNI, जिसको हम अन्वेषा के नाम से भी जानते हैं, EOSNI दैट इज अन्वेषा सैटेलाइट का लॉन्च किया गया यूजिंग PSLV C62 लॉन्च व्हीकल. एंड यहाँ पे EOS का फुल फॉर्म है, EOS स्टैंड्स फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट. अब ये जो EOSNI अन्वेषा सैटेलाइट है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, it was built in collaboration with DRDO, Defense Research and Development Organization, and the main objective was strategic, environmental and resource monitoring. तो 12 जनवरी 2026 को इसरो ने अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च करी, दैट इज EOSNI अन्वेषा अर्थ. EOS का फुल फॉर्म है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट. इस सैटेलाइट को DRDO के साथ मिलकर बनाया गया. एंड इस सैटेलाइट का मेन पर्पस क्या है? स्ट्रेटेजिक मॉनिटरिंग, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स मॉनिटरिंग. इसके साथ साथ 15 अदर सैटेलाइट्स वेर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मतलब 15 अदर सैटेलाइट्स जो कि नेशनल एंड इंटरनेशनल, दे वेर ऑल्सो लॉन्च्ड. क्योंकि जब लॉन्च होता है तो एक साथ काफी सारी सैटेलाइट्स लॉन्च होती है. तो EOSNI अन्वेषा के साथ साथ 15 अदर सैटेलाइट्स को भी लॉन्च किया गया 12 जनवरी 2026 को. एंड द लॉन्च वाज कैरिड आउट एट सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा. तो हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट देखा. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया ऑफ ईयर 2026. 12 जनवरी 2026 को ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया. तो इसमें बेसिकली EOSNI अन्वेषा के साथ साथ 15 अदर सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया. द लॉन्च वाज कैरिड एट सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, एंड द लॉन्च व्हीकल यूज्ड वाज PSLV C62. एंड ये जो PSLV C62 है, इट इज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. एंड इसके अंदर एनहेंस्ड लिफ्ट कैपेबिलिटीज है बिकॉज इट यूजेस PSLV DL कॉन्फ़िगरेशन with two solid strap-on motors for enhanced lift capability. अब हम अगले खबर की तरफ रुख करते हैं. इंडिया इजराइल कोलैबोरेशन इन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर. तो इंडिया इजराइल कोलैबोरेशन इन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर. So there is going to be a second global summit on, तो बेसिकली एक ब्लू फूड सिक्योरिटी समिट होगा. ब्लू फूड सिक्योरिटी सी द फ्यूचर. तो ये जो समिट है ब्लू फूड सिक्योरिटी सी द फ्यूचर,
इट इज रिलेटेड टू सी फूड लाइक फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। तो अगर हम इस समिट की बात करें, ये सेकेंड ग्लोबल समिट है। दिस समिट इज होस्टेड बाय इजराइल्स मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। तो बेसिकली इजराइल्स मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर सिक्योरिटी, he is hosting the second global summit on blue food security, see the future in Israel। एंड इस समिट में भारत के यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, राजीव रंजन सिंह विल विजिट दिस समिट। तो हमने देखा कि इजराइल में एक ग्लोबल समिट होने जा रहा है ऑन ब्लू फूड सिक्योरिटी, सी द फ्यूचर। एंड उस समिट में, उस ग्लोबल समिट में हमारे लाइक भारत के जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, राजीव रंजन सिंह, ही विल बी पार्टिसिपेटिंग। तो बेसिकली जो एजेंडा होगा, क्योंकि हमारा भारत का क्या एजेंडा होगा, तो डीपन द collaboration with Israel in fisheries and agriculture. So the main focus will be to boost main focus will be to boost bilateral strategic partnerships, to boost sustainable management, and to boost blue economy cooperation। कुल मिला के main focus will be on policy alignment, main focus will be on institutional partnership, main focus will be on sustainable fisheries management, main focus will be on modern aquaculture technologies, main focus will be on research and capacity building। तो ब्लू फूड सिक्योरिटी, सी द फ्यूचर, ये सेकेंड ग्लोबल समिट होने जा रहा है इजराइल में, विच इज होस्टेड बाय इजराइल्स मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। इस समिट में भारत के यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, राजीव रंजन सिंह, ही विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द समिट। एंड भारत का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू बूस्ट बाइलैटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद द इजराइल, टू बूस्ट सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड टू बूस्ट ब्लू इकोनॉमिक कॉपरेशन, जहां पे भारत का मेन फोकस होगा पॉलिसी अलाइनमेंट, इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप, सस्टेनेबल फिशरीज मैनेजमेंट, मॉडर्न एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजीज, रिसर्च एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। इस समिट में पूरे दुनिया से जो टॉप स्टार्टअप्स हो गए, कंपनीज हो गई, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, जहाँ पे कि आइडियाज एक्सचेंज होंगे। दे विल बी डिस्कसिंग, presenting some cutting edge technologies in the field of aquaculture, in the field of blue food security। अब हम बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। इंडिया जर्मनी ट्रेड सरपासेस $50 बिलियन। तो बेसिकली भारत और जर्मनी का जो ट्रेड है वो $50 बिलियन पार कर चुका है। अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में जर्मनी के जो चांसलर हैं, ही विजिटेड न्यू दिल्ली, ही मेट विद प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड दे साइंड सेवरल एमओयूज। अच्छा, उसको डिस्कस करने से पहले हम जर्मनी के बारे में कुछ अच्छी बातें जानते हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो अगर मैं जर्मनी की बात करूं, तो जर्मनी इज द यूरोप्स लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो यूरोप में जितने भी कंट्रीज हैं, तो सबसे जो लार्जेस्ट इकोनॉमी है दैट इज ऑफ जर्मनी। जर्मनी इज द यूरोप्स लार्जेस्ट इकोनॉमी। जर्मनी इज द इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर विद इन यूरोपियन यूनियन। तो जर्मनी इज द इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर विद इन यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन में जितने भी कंट्रीज हैं, तो हमारा जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो जर्मनी है। जर्मनी इज अ की इन्वेस्टर इन इंडिया। ओवर 2000 जर्मन कंपनीज ऑपरेट इन इंडिया। तो भारत में 2000 से ज़्यादा जर्मन कंपनीज ऑपरेट करती है। तो जर्मनी के बारे में हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जाने। अब हम
ट्रेड के बारे में बात करते हैं। तो रिसेंटली इंडिया एंड जर्मनी साइंड सेवरल MOUs. इंडिया एंड जर्मनी साइंड several memorandum of understandings in presence of Prime Minister Modi and German Chancellor Friedrich Merz. ये जो भी भारत और जर्मनी का जो ट्रेड है वो $50 बिलियन पार कर गया है। तो ये अब तक का सबसे बड़ा ट्रेड है बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी। अब भारत और जर्मनी ने काफी सारे MOU साइन किए। सो द मेन गोल वाज टू बूस्ट ties in trade, technology, renewable energy, defense, education एंड इनोवेशन। तो भारत और जर्मनी का जो ट्रेड है वो $50 बिलियन पार कर चुका है। जर्मनी इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ यूरोप। जर्मनी इज द इंडिया लार्जेस्ट trading partner within European Union. Germany is a key investor in India with over 2000 German companies operating in India. हाल ही में India and Germany signed several MOUs in presence of Prime Minister Narendra Modi and German Chancellor Friedrich Merz. So the goal was to boost the ties in sectors like trade, technology, renewable energy, defense, education and innovation. तो साथियों, हम लोगों ने 13 जनवरी 2026 की जो भी महत्वपूर्ण खबरें थी उसको अच्छे से एनालाइज कर लिया है। आई होप आपको काफी मजा आया होगा, काफी आपको नॉलेज मिली होगी। सो डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्केल अप गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग lectures, videos. Thanks for watching. Thanks for your time.